फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल NS1 क्लासेस पर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम NCERT कवर करने वाले हैं, तो हम मेरे साथ आप बने रहिएगा। इसके अलावा हम आज तो केवल क्लास 6 की NCERT बुक करने वाले हैं। इसके अलावा मैं सारे बुक आपको करवाऊंगी, जैसे कि क्लास 6 से 12 तक की पॉलिटी हो गई या इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री की हो गई, तो मैं आपको वो सारे करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम आज शुरू करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री NCERT की। तो ये है चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर पे हम फ्रेंड्स मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ना कि सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये पता लगाना होगा कि हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं। तो अभी हम फ्रेंड्स हिस्ट्री जानने के लिए हम कोई बुक पढ़ते हैं या तो फिर कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता लेते हैं कि जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सके। पहले के जो इतिहासकार होते थे वो क्या करते थे कि रिसर्च करते थे और देखते थे कि पहले के जो इंसान थे, जैसे पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, शासक हो गए, व्यापारी हो गए, वे कौन से काम करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और क्या खाते थे। तो पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि लोग कहाँ रहते थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगा। तो नर्मदा नदी यहाँ है फ्रेंड्स, देखिए ये है भारत का मानचित्र और ये है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा रेखा पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, यानी कि ये नर्मदा नदी के तट पे जो स्टार्टिंग हुआ था वहीं से लोग रहना स्टार्ट किए थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि जो खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करके रहने वाले होते हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि जंगल में जो भी उत्पाद उन्हें मिलता था वे उनको इकट्ठा किया करते थे और उन्हीं से अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। वे जानवरों का आखेट भी क्या करते थे, यानी कि वे जानवरों का शिकार भी करते थे। और एक बात फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की जो उत्पत्ति है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बोला गया है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगा। तो ये रही फ्रेंड्स सुलेमान और किरथार पहाड़ियां। ये अभी आधुनिक पाकिस्तान का एरिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये रही सुलेमान और ये किरथार। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी कि फ्रेंड्स सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। और वहां के जो लोग थे वे भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया और ये लोग गांवों में रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये रही गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में ये रही विंध्य पहाड़ियां। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं फ्रेंड्स जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। तो वहां पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। इसमें ऐसा कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक में क्लियरली दिया गया है कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां में और विंध्य पहाड़ियां में चावल उपजाया गया था, जबकि सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में जौ तथा गेहूं उपजाया गया था। अगला है फ्रेंड्स कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां हैं यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। सहायक नदियां वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है और ये सब में बड़ी नदी सबसे सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी ये पांचों नदी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का भी विकास हुआ। कब? 2500 वर्ष पूर्व।
अगला है फ्रेंड्स कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये रही गंगा नदी, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, और ये रही सोन नदी। तो गंगा और सोन नदी, गंगा के दक्षिण के इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे फ्रेंड्स जब हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म के बारे। देखिए फ्रेंड्स, ये है मगध। तो यहाँ पे ये जो गंगा नदी है, इसके दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, यानी कि गंगा नदी के नीचे वाला पार्ट। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, जिसमें अशोक का भी नाम आता है फ्रेंड्स। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, यानी कि मगध के अलावा और भी इलाकों में इस तरह की राज्यों की स्थापना की गई थी जो बहुत ही शक्तिशाली थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, यानी कि इनका कहना है बुक में कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से, यानी कि शायद यहाँ से लोग इधर आते होंगे या इधर के लोग इधर आते होंगे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि पहले साधन का कोई जरिया नहीं था कि लोग, अभी तो हम लोग वर्तमान में गाड़ी का यूज करते हैं या तो फिर ट्रेन हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपना आना जाना करते हैं। लेकिन पहले के लोग जो थे उनके पास कोई साधन नहीं होता था, तो उनको जो भी यात्रा उनको पैदल ही करनी पड़ती थी। पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। यानी कि अभी भी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे काम की जरूरत है और मेरे स्टेट पे अगर काम नहीं है तो हम कहीं और स्टेट पे जाते हैं काम खोजने के लिए। तो पहले भी लोग यही काम करते थे, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह, या तो फिर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो वो अपने स्थान को छोड़ के कहीं और बसने की तैयारी करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। तो आप तो ये देखते होंगे, मूवी ये सब में भी देता होगा कि एक होता है ना कि एक राजा जो दूसरे राजा पे आक्रमण करता है, उसके क्षेत्र को हासिल कर लेता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। मेरे बुक में तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है और अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने भी बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यानी कि धार्मिक गुरु का काम क्या था फ्रेंड्स? लोगों को शिक्षा और सलाह देना। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे अभी हमें भी लगता है ना कि कहीं दूसरी जगह घूमने जाएं, उसके बारे में जाने, तो ऐसे भी पहले प्राचीन में जो लोग थे वे क्या करते थे कि दूसरी जगह में स्थानों को खोजने के लिए उत्सुक रहते थे और उस जगह पे जाके घूमते थे, यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बोला गया है, मानचित्र 1 को देखो तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हिमालय है ये एक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे पार कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी जो कुछ लोग आए थे और जो यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। लाजमी है फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी झारखंड में रहते हैं और अभी हम सिक्किम चले जाते हैं तो उस जगह के संस्कृति को हम जानेंगे, वहाँ के भोजन के बारे जानेंगे, वहाँ का पहनावा क्या है। तो पहले भी जो लोग थे, प्राचीन के जो लोग थे, तो वे भी क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरी जगह जब जाते थे तो वे भी वहाँ की संस्कृति और वहाँ के भोजन पहनावे को वहाँ पे वो सीख लिए। और कोई कोई ऐसे थे जो इसी जगह पे बस भी गए। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड पे भी कुछ कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे मानचित्र 1 दक्षिण एशिया में
आधुनिक भारत, पाकिस्तान, यानी कि कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का पार्ट कौन कौन सा है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण इसे उप महाद्वीप कहा गया है। यानी कि हमारे भारत को उप महाद्वीप का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ की जो विशालता है, जैसे पेड़ पौधे, पर्वतों, इनके बटे होने के कारण ही इसे उप महाद्वीप कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है क्या कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा या भारत कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सिंधु। और वो किससे निकला है? इंडस से। आप अपने अगर आपके पास अगर एटलस होगा तो वहां पे आप ईरान तथा यूनान का पता लगाइएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले, उत्तर पश्चिम का मतलब समझ रहे ना फ्रेंड्स आप, ये है उत्तर वाला भाग और ये रहा आपका पश्चिम वाला भाग। तो इधर आपका हो गया उत्तर पश्चिम। तो इस वाले पार्ट से जो को लोग भी आए थे उसमें कौन कौन है फ्रेंड्स? तो कुछ ईरानी हैं और कुछ यूनानी हैं, जिन्होंने सिंधु को हिंदोज या इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को, यानी कि ये सिंधु नदी है और उसके पूर्व का क्षेत्र ये भाग हुआ फ्रेंड्स। तो इसी को क्या कहा था फ्रेंड्स? इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया था। इस समूह का उल्लेख, यानी कि जो भारत नाम के जो समूह है उसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। ये ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स, ये सबसे पुरानी वेद है। ये सबसे पुरानी वेद है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं फ्रेंड्स? मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इतिहासकार होते हैं, कुछ बुक हो गया, या यहाँ पे दिया हुआ पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि क्या होती थी फ्रेंड्स? ये हाथ से लिखी होती थी। और ये कैसे बनाई जाती थी? तो ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती थी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखता होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रही आपकी ताड़पत्र या तो हिमालय में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल है, जिसपे लिखा गया है और ये हाथ से ही लिखा गया है। अभी तो टाइपराइटर या कंप्यूटर से प्रिंटिंग हो जाता है, लेकिन पहले हाथ से ही लिखा जाता था। देखिए यहाँ साइड पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। जैसे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, यानी कि ये इसके बारे कहा जा रहा है। इसे बनाने के लिए, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स। साइड पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। फारसी तथा अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया है। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों के सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया गया था। ये यहाँ पे तो नहीं दिया गया था फ्रेंड्स, इसे हम एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों के सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया था। तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो आगे अगला पेज पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो पांडुलिपि होती थी, ये एक्चुअल में एक पेड़ की जो छाल होती है ना, उसमें बनाई गई थी। तो इतने वर्षों में ये जो पांडुलिपियां होती थी, ये खराब हो जाती थी या तो इसे कीड़े खा जाते थे। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। जो कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? ये पांडुलिपियां प्रायः मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इसे थोड़ा सा आप अपने बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा। इस बुक में क्या क्या रहता है फ्रेंड? धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। महाकाव्य 2 है फ्रेंड्स, महाभारत तथा रामायण। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में है।
प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा है फ्रेंड्स, जनरली अभी हम अपने क्षेत्रीय भाषा को यूज करते हैं, या तो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, और बाकी जो स्टेट लेवल पे जो चलती है भाषाएं, जिसकी क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन पहले जो होता था फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा का ही प्रयोग आम लोग किया करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी पांडुलिपि। लेकिन अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अभिलेख। अभिलेख क्या होता था फ्रेंड्स? अभिलेख एक ऐसा लेख होता था जो पत्थर या तो कोई धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी कुछ कुछ ऐसा रहता था जिसमें केवल राजा और रानी का ही रहता था, या तो कुछ ऐसा मिलता था जिसमें राजा, रानी तथा अन्य स्त्री पुरुष के कार्यों का ही भी विवरण दिया रहता है। उदाहरण के लिए जैसे प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे अभी भी कहीं पे भी किसी चीज का सरकारी काम होता है तो वहां पे किसी घर के सामने अगर कुछ बनता है तो वहां पे उसका नाम लिखा रहता है कि इस पर्सन के घर के सामने इसका निर्माण हुआ है, किस डेट को हुआ है। तो उसी प्रकार जो पहले शासक लोग होते थे तो कभी भी जो लड़ाई जीत के आते थे तो उन्हीं के विजयों का लेखा जोखा वहां पे रखा जाता था। और जो अभिलेख होते थे फ्रेंड्स, वो हमेशा प्राकृत भाषा में ही लिखे होते थे। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आप इसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां जो होती हैं वो अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। अभी जो हम लिपि का प्रयोग करते हैं उसे देवनागरी कहा जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में जो प्रयुक्त जो भाषा है वो यूनानी तथा अरामेक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख है फ्रेंड्स, ये दो भाषाओं में और लिपियों में, यूनानी तथा अरामेक। देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे और भी टॉपिक है, तो आज तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो अगला टॉपिक मैं आपको कल करवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही।